नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशियन अकेडमी में। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। और यहाँ से प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ में बनता ही बनता है। और पिछली बार भी आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो यहाँ से प्रश्न बना था। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं ये, और इन्होंने ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया है। इसकी भूमिका, इसके पात्र तो नहीं है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, सांस्कृतिक दस्तावेज है। तो इसमें पात्र नहीं मिलेगी, निबंधात्मक आपको इसकी विधा देखने को मिलेगी। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स को ज़रूर ले लीजिए। थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट आपकी सफलता को 100% तय कर सकता है। आप अपनी परीक्षा भवन में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में जा सकते हैं, ये मेरा विश्वास है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसको लिया है और इसके फ़ायदे दिखाए हैं। 7209973250 ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हिंदी ओशन अकेडमी को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, वहाँ पे जाकर के क्लासेस चल रही हैं। और अगर सारे आपको चाहिए, रिकॉर्डेड सेशन चाहिए, आपके पास में समय नहीं होता, आपको सुबह, दोपहर, शाम जब भी समय मिले तो यहाँ से आप कोर्स को परचेज़ करके अपनी पढ़ाई को दुरुस्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय। आप सभी को पता होगा इनका जन्म। हम लोग पहले जन्म से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि क्रम वाले प्रश्न में अक्सर ये आपके जो सिलेबस में जितने भी लेखक लगे हुए हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है? तो जन्म इनका सन 1908 ईस्वी में बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट पे हुआ था। ठीक है? तो ये इनका पूरा जन्म स्थान बता दिया गया है। 1908 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो बेसिक नॉलेज रखिए, बिहार में हुआ था इनका जन्म। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी जो कि आपके सिलेबस में भी लगी हुई है, उर्वशी ये भी सिलेबस में लगी है, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय इसको आज हम पढ़ेंगे ही, और परशुराम की प्रतीक्षा ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये याद रखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। जैसे अज्ञे जी को दिया गया है ना अ, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो उसी प्रकार से अन्य उनको इनको भी दोनों ही पुरस्कार मिले हुए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है? तो ये बहुत ही बेसिक छोटी-सी नॉलेज है जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर प्रकाशन वर्ष देखा जाए संस्कृति के 4 अध्याय का तो 1956 ईस्वी है। ठीक है? मैला आंचल 1954 है। और इस प्रकार से याद रखेंगे कि मैला आंचल के बाद संस्कृति के 4 अध्याय लिखा गया तो 1956। साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्ति होती है 1959 में। ठीक है? तो ये डेटा है। और उसके साथ में अगर देखा जाए तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक में दिनकर ने भारतीय संस्कृति के उन पड़ावों का ज़िक्र किया है जिन्होंने भारतीय संस्कृति के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ऐसे 4 सोपान मानते हैं। याद रखिएगा, 4 अध्याय लिखा है और ये 4 अध्यायों में मतलब 4 शीर्षकों में विभाजित है पूरी पुस्तक, और बहुत ही मोटी पुस्तक है क्योंकि इतिहास है, और इतिहास हमारा कोई छोटा-मोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा ही और बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है भारतवर्ष का। तो वो बताते हैं कि ऐसे ही नहीं बन गया एक दिन में, इसके पीछे बहुत सारी ताकत लगी हुई हैं। देखिए, तो ये 4 सोपान कौन-कौन से हैं? सबसे पहले आर्य आगमन, है ना? जब आप शुरुआती हिस्ट्री जब आपने पढ़ी होगी तब आपने देखा भी होगा आर्य आगमन। फिर जैन बौद्ध आंदोलन चला, उसके बाद इस्लाम का आगमन हुआ, उसके बाद में यूरोप का आगमन हुआ। ठीक है? दिनकर पुस्तक को साहित्य और दर्शन का महल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप अभी भूमिका पढ़ेंगे ना तो मैं पढ़ाऊँगी आपको। दिनकर पुस्तक को साहित्य और दर्शन का महल कहते हैं, जहाँ इतिहास की हैसियत किराएदार की है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कथन। ठीक है? पुस्तक को साहित्य और दर्शन का महल कह रहे हैं, इस किताब को इतिहास नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि साहित्य और दर्शन का महल है, जहाँ इतिहास की हैसियत सिर्फ किराएदार की है। समझ रहे हैं? किराएदार को मतलब आना है, कल को चला जाना है। लेकिन ये दर्शन है, मूल सार इसका दर्शन है और साहित्य है। बहुत इम्पोर्टेंट है आगे का, ये देखिए 4 अध्यायों में विभक्त है, और कौन-कौन से अध्याय हैं उसके नाम भी मैंने लिख दिए हैं, और कितने प्रकरण हैं इसमें ये भी शामिल है। क्योंकि पिछली बार अभी आपने एचपीएससी का पेपर, अगर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, यदि आपने दिया है तो भी अच्छा है, नहीं दिया है तो आपने देखा होगा ये पूछा गया था। हालाँकि गलतियाँ, त्रुटियाँ बहुत ज़्यादा थी उसके पेपर में, जिसके चलते रद्द भी कर दिया गया वो पेपर, अभी तक कोई डेट नहीं आई है। तो 3 7 प्रकरण दूसरे अध्याय में, 12 प्रकरण तीसरे अध्याय में, और 17 प्रकरण चौथे अध्याय में। तो इसी में कुछ पूछा गया था, उन्होंने असत्य की जगह सत्य का कर दिया था, कुछ इस तरीके से मिसप्रिंट हुई थी।
तो 4 अध्यायों के नाम देख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट। पहला है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। ठीक है? भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, इसमें 3 प्रकरण हैं। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, ये दूसरा है अध्याय। दूसरा अध्याय, इसको मैं नंबरिंग कर देती हूँ। फिर तीसरा है हिंदू संस्कृति और इस्लाम, जिसमें 12 प्रकरण है, और चौथा है भारतीय संस्कृति और यूरोप, 17 प्रकरण है। ठीक है? याद कर लीजिए, इसको 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो अपने आप से याद हो जाएगा। ठीक है? हिंदू संस्कृति का आविर्भाव हुआ, दूसरे में हिंदुत्व से विद्रोह हो गया, 7 प्रकरण है जिसमें। फिर हिंदू संस्कृति और इस्लाम आया। ठीक है? इस्लाम से याद रखिएगा, तीसरा, और जिसमें 12 है, और लास्ट में संस्कृति और यूरोप का आगमन हुआ, जिसमें 17 प्रकरण है। याद हो गया? बहुत आसान है, आप आसानी से याद करेंगे। आपकी ट्रिक है, आप आराम से आज को याद कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ से तृतीय संस्करण की भूमिका पढ़ना शुरू करते हैं। दिनकर जी लिखते हैं कि पहले संस्करण के वक्तव्य में मैंने यह संकेत दिया था कि यह पुस्तक अपूर्ण है। अगले संस्करण में वह पूर्ण कर दी जाएगी। लेकिन दूसरा संस्करण इतनी जल्दी में निकाला गया कि पुस्तक पर मैं कोई काम नहीं कर सका। तीसरा संस्करण भी प्रायः अचानक ही सिर पर आ धमका। किंतु इस बार यह उचित जान पड़ा कि नए संस्करण में विलंब चाहे जो हो, मतलब अगर देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार अपनी सूझबूझ और अधुनातन अनुसंधानों के अनुसार इस ग्रंथ का संशोधन कर देना आवश्यक है। ठीक है? तो ये बताते हैं कि ये अपूर्ण थी, दूसरे में टाइम नहीं मिला, तीसरे में भी टाइम नहीं मिला। नहीं, तीसरे संस्करण में फिर धमका, किंतु जब तीसरा संस्करण निकाला तो उन्होंने कहा कि अगर देर होगी तो कोई बात नहीं, विलंब होगी कोई बात नहीं, लेकिन पूरा अनुसंधान के रूप में पूरा शोध करके ही इस संशोधन को प्रकाशित करवाऊँगा। मेरा ख़्याल है संशोधन के बाद अब यह पुस्तक पहले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ, अधिक रोचक, अधिक सुसंबद्ध और अधिक पूर्ण हो गई है। यद्यपि अपूर्ण यह अब भी है। तो मतलब तीसरे संस्करण निकलने के बाद भी उन्होंने कहा कि अपूर्ण यह अब भी है, लेकिन फिर भी पहले से अधिक रोचक है, स्पष्ट है, सुसंबद्ध है। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये केवल कोटेशन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि किस रचना में भूमिका में ये लिखा हुआ है। तो संस्कृति के 4 अध्याय में। आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन नामक प्रकरण भी फिर से लिखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने हाइलाइट किया है ना, इसको आप बिल्कुल अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन नामक प्रकरण भी फिर से लिखा गया। तो पूछा प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि किस प्रकरण को फिर से लिखा गया था, तो आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन, ये प्रकरण फिर से लिखा गया था। स्थापना तो इस प्रकरण की अब भी वही है जो पहले थी, किंतु अनेक नए प्रमाणों और युक्तियों के आ जाने से यह स्थापना अब अधिक प्रभावशाली हो गई है। बौद्ध धर्म के प्रसंग में बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव भी बिल्कुल नया अध्याय है। तो याद रखिएगा कि कौन से नया अध्याय बताते हैं कि बौद्ध प्रसंग में बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव, ये पूरा नया अध्याय जोड़ा है इन्होंने। पहले संस्करणों में तंत्र साधना का वृत्तांत था ही नहीं, तो याद रखिएगा जो पहले संस्करण थे उसमें तंत्र साधना का वृत्तांत नहीं था। इस बार भी वह संक्षेप में ही दिया गया है, लेकिन उतने से भी पाठकों को यह समझने में आसानी होगी कि धर्म और काम को समन्वित करने में मध्यकालीन साधकों को कितनी कठिनाई हुई थी, और बाद के इस्लाम खंड तो पूरा का पूरा दोबारा लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा खंड बताते हैं दिनकर जी अपनी भूमिका में कि दोबारा लिखा गया था, तो इस्लाम खंड को पूरा दोबारा लिखा गया था। 20वीं सदी में आकर भारत का जो बँटवारा हुआ उसका बीज मुगल काल में ही शेख अहमद सरहिंदी के प्रचार में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम आ गया ना, तो याद रखिएगा जो 20वीं सदी में आकर भारत का जो बँटवारा हुआ था उसका बीज किसने डाला था? मुगल काल में ही शेख अहमद सरहिंदी के प्रचार में था। इस उद्भावना को मैंने विशेष रूप से रेखांकित किया है। आशा है भारत की सांप्रदायिक समस्या की समझने में पाठकों को उससे सहायता मिलेगी कि सांप्रदायिकता अचानक से तो नहीं, चिंगारी होती फिर वो चिंगारी ही बड़ा रूप ले लेती है ना, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मुख्य रोल था वो अहमद सरहिंदी के प्रचार में था। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं कि सबसे कम परिवर्तन ग्रंथ के चौथे अध्याय में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वन लाइनर में कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना? तो पूरा अगर ग्रंथ नहीं पढ़ना तो भूमिका को कम से कम अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वहीं से कम आपके 20 प्रश्न तैयार हो जाएँगे। तो सबसे कम परिवर्तन किस ग्रंथ में किया गया? चौथे अध्याय में किया गया है, ये याद रखिएगा। कंपनी सरकार की भाषा नीति के बारे में जो 2-4 बातें कही गई हैं, इसका इज़ाफ़ा केवल वे ही हैं। बाकी सब का सब वही है, जो पहले के संस्करणों में था। यद्यपि उपशीर्षक लगा देने से यह अंश भी अधिक आकर्षक और कम बोझिल हो गया है।
हाँ, ग्रंथ का उपसंहार पहले नहीं लिखा गया था, वह इसी संस्करण में सम्मिलित किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट इसको भी हाइलाइट कर लीजिएगा कि कौन-सा संस्करण में उपसंहार लिखा गया था। तो अभी हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं ना, तीसरा संस्करण हाँ, तो तृतीय संस्करण में उपसंहार जोड़ा गया था। ना पहले संस्करण में, दूसरे, तीसरे में आया था। ये कुछ खास प्रसंग हैं जिन पर ध्यान आसानी से जा सकता है, किंतु इनके सिवा भी ग्रंथ में जगह-जगह अनेक-अनेक नई बातें जोड़ दी गई हैं। अनेक बातें काट कर हटा दी गई हैं और अनेक अंश फिर से लिखे गए हैं। आप अपने जानते मैंने इस महल को झाड़-बुहार कर स्वच्छ कर दिया है। आशा है अब विद्वानों को नाक सिकोड़ने की ज़रूरत ज़रा कम पड़ेगी। कितना अच्छी बात लिखी है कि आप कि अपने जानते मतलब मेरी नॉलेज में मैंने इसको बिल्कुल झाड़-बुहार कर मतलब साफ-सफाई करके बढ़िया से स्वच्छ रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। आशा करती हूँ जो आलोचक गण हैं, जो विद्वान हैं, उनको नाक सिकोड़ने की ज़रूरत कम पड़ेगी। हिंदी भाषी भारतीय काफ़ी जागरूक हैं, यह बात मैंने कुरुक्षेत्र के प्रकाशन के समय भी देखी है और आजकल उर्वशी के प्रकाशन में, ठीक है? तो जब भी प्रकाशित तब उर्वशी भी आई थी ना, 1961 में आई थी उर्वशी। के बाद भी देख रहा हूँ किंतु संस्कृति के 4 अध्याय का जितना प्रबल समर्थन और जैसा कठिन विरोध हुआ, उससे भी हिंदी भाषियों की जागरूकता का बहुत अच्छा प्रमाण मिलता है। लगभग 6 वर्षों के भीतर, कितने वर्ष? 6 वर्षों के भीतर इस ग्रंथ के लेखक को कोई 300 पत्र प्राप्त हुए, याद रखिएगा। 6 वर्षों में कितने पत्र प्राप्त हो गए थे इस रचना के संदर्भ में? 300, 300 याद रखिएगा, 300 पत्र। जिनमें से अधिकांश पत्रों में ग्रंथ परिमार्जन के सुझाव थे। तो कि जितने भी पत्र थे उन्होंने कहा था ग्रंथ को परिमार्जित कीजिए मतलब फिर से संशोधित कीजिए। कुछ पत्र ऐसे भी थे जिनमें ग्रंथ की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई थी अथवा यह कहा गया था कि लेखक अज्ञानी और मूर्ख है। इन ग्रंथ से प्रेरित पुस्तकों, प्रचार पुस्तिकाओं एवं पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंधों में जो कुछ लिखा गया अथवा मंचों से इस ग्रंथ के बारे में जो भाषण दिए गए, उनसे यह पता चला कि मेरी स्थापनाओं से सनातनी भी दुखी हैं और आर्य समाजी तथा ब्रह्म समाजी भी। होता है ना कोई पुस्तक आई, अब किसी को पसंद नहीं क्योंकि पूरा इतिहास है तो इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सारी चीज़ें फिर बताई कि किस प्रकार से भारत देश निकल के आता है ना? हिंदुत्व का विकास होता है, एकता की स्थापना होती है। और बहुत से लोग एकता की अभी हाल ही में मैं क्या बताऊँ अभी एकता की बात चल रही थी तो मेरे मन में आ गया कि लोग कहते हैं कि एकता दिखाइए, हम लोग यूनिटी के साथ में काम करेंगे और जैसे ही कह देते हैं कि चलिए साथ में चलते हैं किसी चीज़ को लेने के लिए, तो कह देते हैं कि मैं इस समय फला-फला जगह मौजूद नहीं हूँ, है ना? तो ये एकता कैसी एकता? फिर भैया इंडिविजुअल कर लो जो करना है और बाद में जब एक पर्सन जाकर कर लेगा उसको उसके बाद में फिर वो उसमें कमियाँ निकालने लगते हैं कि ऐसी कमी, वैसी कमी। और तो वही चीज़ रिलेट होगी तो मैंने आपको बता दी। अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ जाएँगे। उग्र हिंदुत्व के समर्थक तो इस ग्रंथ से काफ़ी नाराज़ हैं। नाराज़गी का एक पत्र मुझे अभी हाल में एक मुस्लिम विद्वान ने भी लिखा है। ये सब अप्रिय बातें हैं। नाराज़ मैं किसी को नहीं करना चाहता। मैंने जो लिखा है वह मेरी शिक्षा, दीक्षा और चिंतन का परिणाम है। ठीक है? तो दिनकर जी को जो लगा इतनी बढ़िया उन्होंने रश्मिरथी लिखी, है ना? तो कुछ गलत तो लिखेंगे नहीं। उन्होंने जो अध्ययन, मनन, चिंतन किया वही इसमें लिखा है। मेरा यह विश्वास है कि यद्यपि मेरी कुछ मान्यताएँ गलत साबित हो सकती हैं, लेकिन इस ग्रंथ को उपयोगी मानने वाले लोग दिनों-दिन अधिक होते जाएँगे। यह ग्रंथ भारतीय एकता का सैनिक है, सारे विरोधों के बीच वह अपना काम करता रहेगा। तो इस ग्रंथ को क्या बताते हैं? भारतीय एकता का सैनिक बताते हैं। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा। लेकिन तमाम कोलाहल के बीच यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जिन लोगों के लिए यह पुस्तक लिखी गई थी, यह खूब पसंद आई। नापसंद यह उन्हें हुई जिनके लिए शायद यह है ही नहीं। खास दिलचस्पी की बात तो यह है कि सांस्कृतिक एकता की बातें जनसाधारण ही सुनना चाहता है। पंडित और विशेषज्ञ ऐसी बातों से बिदक जाते हैं। कितनी बड़ी बात कही है ना? कि सांस्कृतिक एकता की बातें जनसाधारण ही सुनना चाहता है। पंडित और विशेषज्ञ ऐसी बातों से बिदक जाते हैं। ठीक है, इसको मैं फ़ोटो खींच ले रही हूँ। मैंने पहले भी कहा था और आज भी दोहराता हूँ कि यह महल साहित्य और दर्शन का है। इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार की है। किराएदार का आदर तो मैं करता हूँ किंतु महल पर उसे कब्ज़ा देने की बात मैं नहीं सोच सकता। कितनी बड़ी बात कही है। मैं कोई पेशेवर इतिहासकार नहीं हूँ, इतिहास की ओर मैं शौक से गया हूँ और शौक से ही मैं उसकी सामग्रियों का उपयोग भी करता हूँ। आगे कहते हैं इम्पोर्टेंट है ये कि साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। तो यहाँ पे 2 तरीके के लेखक की बातें कर रहे हैं, शौकिया लेखक और पेशेवर लेखक। कहते हैं कि कृति में प्राण उड़ेलने का दृष्टांत बराबर शौकिया लेखक ही देते हैं। थरथराहट, पुलक और प्रकंप ये गुण शौकिया की रचना में होते हैं।
पेशेवर लेखक अपने पेशे के चक्कर में इस प्रकार नहीं रहते हैं। इस प्रकार महोर रहते हैं कि क्रांतिकारी विचारों को वे खुलकर खेलने नहीं देते। ठीक है? तो जो पेशेवर हैं वो बड़ा बच-बचा के दूध का जला फूँक-फूँक कर पीता है ना, इस प्रकार से बता रहे हैं। लेकिन जो शौकिया हैं वो थरथराहट पैदा करेंगे, पुलक पैदा करेंगे, प्रकंप पैदा करेंगे, प्राण उड़ेलने की कोशिश करेंगे, दृष्टांत बराबर देते रहेंगे। तो कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं दिनकर जी। कहते हैं मतभेद होने पर भी वे हुक्म आखिर तक परंपरा का ही मानते हैं। आगे यहाँ से शुरू करते हैं। सांस्कृतिक इतिहास लिखने के मेरे जानते 2 ही मार्ग हैं। या तो उन्हीं बातों तक महदूद रहो जो बीसों बार कही जा चुकी है और इस प्रकार खुद भी बोर हो और दूसरों को भी बोर करो। अथवा आगामी सत्यों का पूर्वाभास दो, उनकी खुलकर घोषणा करो और समाज में नीम हकीम कहलाओ, मूर्ख और अधपगले की उपाधि प्राप्त करो। क्या कहते हैं? कि अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, होता है ना आलोचक तो भैया घर में ही पैदा हो जाते हैं। तो आलोचक तो अगर इतना बड़ा काम करेंगे तो आलोचना तो उसी की होती है ना जो काम करता है। आलोचना तो मुखिया की ही होती है ना परिवार में और तो किसी की होती नहीं है ना? तो यही चीज़ यहाँ पर ये बता रहे हैं कि या तो उसी इतिहास को बार-बार बोल बोल दो नई किताब में कि ऐसा-ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ठीक है? या फिर कुछ नया करने की कोशिश करो। तो जब नया करने की कोशिश करोगे तो जो विद्वान गण हैं, जो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर लिए हैं, तो वो कहेंगे मूर्ख और आधे पगले की उपाधि आपको दे देंगे। अनुसंधानी विद्वान सत्य को तर्क से पकड़ता है और समझता है सत्य सचमुच उसकी गिरफ्त में है। इतिहासकार का सत्य नए अनुसंधानों से खंडित हो जाता है, लेकिन कल्पना से प्रस्तुत चित्र कभी भी खंडित नहीं होता। इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये याद रखिएगा, ये वाला जो इतिहासकार वाला है। वैसे आप समझ जाएँगे इतिहास, संस्कृति जैसे ही आएगा वैसे संस्कृति के 4 अध्याय में ही आपको क्लिक करना है। अंत में बताते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि जिन सीधे-साधे पाठकों के मन पर पूर्वाग्रहों की छाया नहीं है, जैसे मतलब होता है ना हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, एक नया बच्चा है, उसको हिस्ट्री पढ़ाओ, है ना? इतिहास पढ़ाओ उसको इस बच्चे को, ठीक है? ये बच्चा बना दिया मैंने। इतिहास पढ़ाओ, बिल्कुल कोरा है, कोरे पेजेज़ पे तो आप कुछ भी लिख दो, है ना? और अगर ये कोरा कागज़ पहले से ही भरा है, फिर तुम इस कोरे कागज़ को सोचो कि फिर से हम चीज़ें नॉलेज इसमें दे दें, है ना? तो वो पूर्वाग्रह तो कहलाएगा ना, तो पूर्वाग्रह से अगर भरा होगा, तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा इस ग्रंथ को। उन्हें कल्पक की कृति सच्चाई का उससे ज़्यादा हाल बताएगी। जितना इतिहास के प्रामाणिक ग्रंथों से जाना जा सकता है, प्रामाणिक ग्रंथों के तथ्य शायद ही कभी गलत पाए जाएँ, लेकिन उनका विवरण हमेशा गलत और निर्जीव होता है। रामधारी सिंह दिनकर, आर्य कुमार रोड, पटना 4, 3 अगस्त 1962। तृतीय संस्करण की भूमिका 1962 में आई थी और अभी हम लोगों ने उर्वशी का देखा था ना, उर्वशी आई थी कब? प्रकाशित कराई थी 1961 में, उसके बाद संस्करण का कार्य इसका तृतीय का 1962 में हुआ था। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, 1956 जब भी प्रकाशन पूछा जाए, तो 1956 ही बताएँगे आप। तृतीय संस्करण की भूमिका आई थी 1962 में। ठीक है? आगे चलते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बना था और ये चैलेंज भी दिया गया है। यह पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। ठीक है? तो जब समर्पण का भाव बताते हैं ये दिनकर जी, तो ये समर्पित की राजेंद्र प्रसाद को। और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। और क्वेश्चन यहाँ बना था कि जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी, भूमिका नहीं प्रस्तावना लिखी। भूमिका तो यही खुद लिखते हैं ना दिनकर जी। जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है वो दिनकर जो प्रस्तावना भी है, प्रस्तावना थोड़ी 5-6 पेजेज़ की है। आपको मैं मूल टेक्स्ट दे दूँगी, आप उसमें से देख लीजिएगा प्रस्तावना जो है वो 6-7 पेजेज़ की लिखी है। उन्होंने संस्कृति के बारे में बताया, कुछ ऐसा खास मुझे पॉइंट उसमें मिला नहीं। ठीक है? और जब ये पुस्तक खोलते हैं तो ये संस्कृत का श्लोक आता है, धर्मम यो बाधते धर्मः न सा धर्मः कुर्धन तत् अविरोधी तु यो धर्मः सा धर्मः सत्य विक्रमः। ठीक है? तो ये प्रथम अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय में जो कीवर्ड्स आए हैं उनको देख लेते हैं। इस अध्याय में दिनकर ने आर्य आगमन के बाद विकसित आर्य वैदिक संस्कृति के मुख्य उपकरणों का आख्यान किया है। तो मतलब जब आर्य का आगमन हुआ भारत में, भारत तो तब ऐसा तो बिखराव था, भारत तो कोई बहुत ही कम उसमें स्टेट थे, ऐसा नहीं कि 28 राज्य तो पहले से थे, है ना? तो जब आर्य आए तो कैसे उसके उसका उपकरणों का आख्यान हुआ है, वो इसमें बताते हैं। दिनकर के अनुसार ईसाई तथा मुसलमानों को छोड़कर इस देश में कम से कम 11 जातियों के आगमन का प्रमाण मिलता है। तो कितनी जातियों का प्रमाण मिलता है? 11 जातियों का। दिनकर द्रविड़ शब्द को प्रजातिवाचक न मानकर स्थानवाचक मानते हैं तथा उनका निवास आर्यों से प्राचीन मानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है? तो द्रविड़ का जो ये तो बात है ही कि द्रविड़ की तो बात कर नहीं रहे, जब आर्य बाहर शुरुआती में आए थे पाकिस्तान जो अभी अभी है, वहाँ से रास्ते से प्रवेश किए थे, तो वो यहाँ पे बताते हैं।
दिनकर आर्यों का मूल स्थान रूस के दक्षिण में मानते हैं। याद रखिएगा कि जो इनका मूल स्थान था आर्यों का, वो रूस के दक्षिण में है। दिनकर वेदों का काल ईसा पूर्व 2500 से 1800 मानते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 1800 मानते हैं। किसका काल? वेदों का काल। जाति की अवधारणा का उद्भव समस्त मानव समुदायों को आर्यव्रत में कस लेने के लिए हुआ था, ऐसा दिनकर का मत है। वैदिक भारत में अंतरजातीय विवाह अपमानजनक नहीं माने जाते थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत कीवर्ड्स हैं। वैदिक भारत में अंतरजातीय जो विवाह थे, जो बाद में बहुत सती प्रथा आई, बहुत सारी चीजें हुई, तो लेकिन वैदिक काल में ऐसा नहीं था। इवन जो महिलाएं थी, उनकी बहुत उनको सम्मान दिया जाता था। जाति प्रथा के स्वीकार्य को दिनकर देश में संस्कृति समन्वय का पहला कदम मानते हैं। विभिन्न जातियों के समघट्ट से तैयार जनता को दिनकर हिंदू कहते हैं। दिनकर भारतीय संस्कृति की उपमा विभिन्न औषधियों के मिश्रण से बने काढ़े से देते हैं, जिसको औटने का श्रेय आर्यों को है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। द्वितीय अध्याय में क्या बताते हैं? बताते हैं कि द्वितीय अध्याय को प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह कहते हैं। यह अध्याय जैन बौद्ध आंदोलन का है। दिनकर निराशावाद का प्रचंडतम रूप जैन बौद्ध आंदोलन में देखते हैं। दिनकर वेद ऋषियों को धार्मिक कवि कहते हैं। याद रखिएगा, धार्मिक कवि किसको कहा गया है? वेद ऋषियों को। पुरोहितवाद ब्राह्मण युग का प्राप्य है। अहिंसा, मोक्ष, निराशावाद आदि को दिनकर उपनिषदीय खोज मानते हैं। ठीक है, तो किसको किसको उपनिषदीय खोज मानते हैं? अहिंसा, मोक्ष और निराशावाद को। अहिंसा और तप जैन धर्म की दो बड़ी विशिष्टताएं हैं। अनेकांतवाद, दिनकर बौद्ध धर्म को हिंदुत्व का ही संशोधित रूप मानते हैं। प्रबोध चंद्रोदय नाटक में बौद्ध जैन धर्म के पतित रूप का चित्रण, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म जो है उसमें प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पतित रूप चित्रण मानते हैं। ठीक है, किसका रूप? किसका? प्रबोध चंद्रोदय जिसका नाटक है ना, जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रबोध चंद्रोदय किसका है ये बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, ये प्रबोध चंद्रोदय नाटक किसका है ये बताइएगा। और इसमें क्या बताया गया कि जो बौद्ध जैन थे उनका पतित रूप, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, हीनयान है ना, हीनयान और जो बौद्धों की जो दो श्रृंखला हुई थी, सहजयान और हीनयान। तृतीय अध्याय में बताते हैं दिनकर भारतीय संस्कृति को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करने का तीसरा अध्याय इस्लाम के उदय को मानते हैं। इस्लाम का अर्थ शांति में प्रवेश करना। प्रवर्तक मोहम्मद साहब एक सौदागर थे। इस्लाम का कौन थे? प्रवर्तक मोहम्मद साहब। 622 ईस्वी में हिजरत करने से इस्लाम का उदय माना गया। मोहम्मद साहब के मक्के से मदीने के पलायन को हिजरत कहा गया। दिनकर सूफी धर्म का उद्भव बीज गजाली, उमर खय्याम, अब्दुल अरा आदि को मानते हैं। दिनकर सूफी मत पर भारतीय संस्कारों का प्रभाव मानते हैं तथा उनके अनुसार सौंदर्य से प्रेम और प्रेम से मुक्ति सूफी सिद्धांतों का निचोड़ है। भारत में इस्लामी शासन का प्रमुख कारण देश में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, ऐसा दिनकर का मत है। साथ ही जाति पाति, छुआछूत, धार्मिक द्वेष, अकर्मण्य भाग्यवाद एवं राष्ट्रीयता के अभाव को वे इस्लामी शासन स्थापना का कारण मानते हैं। जनता तथा राजा दोनों को एक दूसरे से सहानुभूति नहीं थी, इसलिए विपत्ति में दोनों साथ नहीं आए। दिनकर मूर्ति पूजा के प्रति हिंदुओं की अनुरक्ति तथा मुसलमानों की घृणा को दोनों के अलगाव का कारण मानते हैं। ठीक है, तो ये तो आप पता ही है, हिंदू मुसलमान वाला किस्सा। वे सूफियों को दोनों मजहब के बीच दूरी कम करने वाला तत्व मानते हैं, है ना, तो सूफी संप्रदाय से अलग था, सांप्रदायिकता से। उन्होंने अमीर खुसरो को राष्ट्रवादी मुसलमानों का अग्रणी महापुरुष कहा। वे खुसरो को हिंदी तथा उर्दू का पिता कहते हैं। इसको कहते हैं हिंदू और उर्दू का पिता? खुसरो जी को। दिनकर मुस्लिम एकता के तीन बड़े नेता कबीर, अकबर तथा गांधी को मानते। याद रखिएगा, मुस्लिम एकता के तीन बड़े नेता बताए हैं, कबीर को, अकबर को और गांधी की। दिनकर कबीर को सूफी कहते हैं। कबीर पर वेदांत और हठ योग का पूरा प्रभाव था। कबीर शास्त्रों की भाषा संस्कृत की अपेक्षा लोक भाषा को महत्व देते हैं। इसी कारण दिनकर इनकी प्रशंसा करते हैं। वे तुलसी को उत्तर भारत की जनता की दृष्टि से सर्व विश्वसनीय कवि कहते हैं। वे भूषण के काव्य को शुद्ध हिंदू राष्ट्रीयता का काव्य मानते हैं। किसके काव्य को? भूषण के काव्य को। आपने पढ़ा भी होगा ना, हिंदुत्व इसमें बहुत ज्यादा चित्रित किया गया है। वे मुस्लिम हिंदी कवियों में रहीम, रसखान तथा ताज की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। दिनकर के अनुसार इस्लाम के आगमन से उत्तर भारत की राजनैतिक एकता मजबूत हुई तथा धर्म की नई चेतना उत्पन्न हुई, किंतु भारतीय दर्शन तथा विचारधारा पर इस्लाम का कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा। दिनकर भक्ति को प्रावैदिक तत्व मानते हैं। उन्होंने भक्ति आंदोलन का मूल ग्रंथ भागवत को न मानकर अलवारों के पद संकलन प्रबंधय को मानने का आग्रह किया है। वैष्णव भक्ति में रामोपासना के प्रवर्तक रामानंद को मानते हैं। अकबर ने
अल्लोपनिषद लिखवाया था, याद रखिएगा। अल्लोपनिषद किसने लिखवाया था? तो अकबर ने लिखवाया था। ऐसा किसका मत है? दिनकर जी का। दिनकर ने अमृत और हलाहल 2 संघों का जिक्र किया है। प्रथम अकबर और शेख अहमद सरहिंदी तथा दूसरा गांधी और गोडसे का। इंपॉर्टेंट है। अमृत और हलाहल किसका जिक्र किया है? 2 संघों का जिक्र किया है। एक तरफ थे अकबर, शेख अहमद सरहिंदी, जिन्होंने एक तरीके से सांप्रदायिकता की आग लगाई, और दूसरी तरफ थे गांधी और गोडसे। गोडसे कौन था? गांधी जी की हत्या करने वाला ना। दिनकर ने शाहजहां के व्यक्तित्व को फटा हुआ कहा है, जिसका एक भाग दारा शिकोह है, दूसरा औरंगजेब। दिनकर ने दारा शिकोह को पराजित पीयूष कहा है, याद रखिएगा। दारा शिकोह को क्या कहा है? पराजित पीयूष। दिनकर ने गुरु गोविंद सिंह को परशुराम का अवतार कहा है। इंपॉर्टेंट। दिनकर ने इस्लामी शासन के में बाद में आई उदारता का कारण ईरानी प्रभाव माना है। दिनकर गाथा सप्तशती को सांसारिक काव्य का प्राचीनतम नमूना मानते हैं। नायिका भेद केशव ने 360, देव ने 384 और रसलीन ने 1352 बताए हैं। ऐसा मत है दिनकर जी का। तो नायिका भेद किसने? केशव ने 360 बताए हैं। ये रीतिकालीन कवि है ना, केशव, देव और रसलीन। रीतिकालीन ऐहिक काव्य तथा प्रेम की पीड़ा के कवियों पर दिनकर इस्लामी भावुकता का प्रभाव देखते हैं। प्रेम की स्वतंत्र रूप से अभ्यर्थना सर्वप्रथम कबीर ने की। मृत्यु कामना का उद्भव कबीर में हुआ। दिनकर इसे सूफी तत्व कहते हैं। अकबर के शासनकाल में फारसी राजभाषा बनी। इंपॉर्टेंट। किसके काल में फारसी राजभाषा बनी? अकबर के काल में। फारसी को दिनकर हिंदी की मौसेरी बहन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। फारसी को हिंदी की मौसेरी बहन कहते हैं। दिनकर के अनुसार खड़ी बोली को साहित्य की भाषा मुसलमानों ने बनाया। दिनकर कहते हैं कि उर्दू का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। दिनकर के अनुसार ब्राह्मणी साम्राज्य के सांप्रदायिक सद्भावनापूर्ण वातावरण में कवियों ने फारसी द्वंद में आगरा दिल्ली की स्थानीय बोली में कविता की। यदि उर्दू में फारसी छंद तथा देशज शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति का विकास पूरा हुआ होता, तो उर्दू हिंदी मुस्लिम सामाजिक संस्कृति की भाषा बनकर आती। उर्दू के फारसी ईरानीकरण के 3 कारण माने हैं। कौन-कौन से 3 कारण? फारसी लिपि का प्रयोग, दूसरा पतनशील मनोवृत्ति, और तीसरा सांप्रदायिक नीति बनाना तथा उसकी पृष्ठभूमि प्रकाशित करना। दिनकर ने खड़ी बोली को मूलतः हिंदुओं की बोली समझते हैं। अकबर से पूर्व राज दरबार का हिसाब किताब रखने के लिए हिंदी का प्रयोग होता था। बहुत इंपॉर्टेंट कि अकबर के समय में राज दरबार का हिसाब किताब करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? हिंदी का। ये पूछा जा सकता है। यह स्थान टोडरमल के आग्रह पर अकबर ने फारसी को दे दिया था। ठीक है, तो जब टोडरमल आया तो ये किस भाषा? फारसी हो गई। दिनकर उर्दू गद्य का वास्तविक आरंभ फोर्ट विलियम कॉलेज से मानते हैं। दिनकर ने सूफियों को इस्लाम के सर्वोत्तम मानव कहा है। इस्लाम को सर्वोत्तम मानव कहा है। दिनकर वर्तमान युगीन दफ्तरी हिंदी को कठिन हिंदी कहते हैं। याद रखिएगा, जो वर्तमान में दफ्तरी हिंदी ना, उसको क्या कहते हैं? कठिन हिंदी कहते हैं। चतुर्थ अध्याय आते हैं, इसमें भारतीय संस्कृति का चौथा सोपान, यहाँ पे ऐसे होगा, चौथा सोपान दिनकर के अनुसार भारत के यूरोप का आगमन है। पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, अंग्रेज भारत आने वाली शक्तियों का क्रम है। पहले पुर्तगाल वाले, फिर हॉलैंड, फिर फ्रांस, फिर अंग्रेज। धर्म प्रचार के लिए मिशनरियों ने देश भाषाओं का सहारा लिया। 1835 में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किए जाने की घोषणा हुई। अंग्रेजी माध्यम करने का कारण था कि वे ऐसी स्थिति बनाना चाहते जिससे भारतीयों का तन भारतीय हो पर मन अंग्रेजी हो। देश में आबकारी विभाग अंग्रेजी सरकार ने खोला। दिनकर ने कंपनी सरकार की बुलमुल भाषा नीति को स्थिर करने का श्रेय 1854 ईस्वी को वुड डिस्पैच पढ़ा भी होगा पेपर 1 में आपने, ना? 1854 में आया था, इसको दिया। दिनकर के अनुसार भारतीय निरुक्त और व्याकरण को देखकर यूरोप के विद्वानों ने फोनेटिक्स उच्चारण शास्त्र लिखना आरंभ किया। दिनकर मानते हैं कि सायण एक प्रसिद्ध भारतीय आचार्य की आत्मा ही मैक्स मूलर के रूप में जन्मी थी। दिनकर जर्मन रोमांटिक आंदोलन पर प्राचीन संस्कृत दर्शन एवं साहित्य का वृहद प्रभाव देखते हैं। दिनकर 19वीं सदी के नवोत्थान को प्रवृत्तिवाद का अनुपम उत्थान कहते हैं। भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी स्तर 19वीं शती के बाद फूटे। यह गीता और वेदांत को प्रवृत्ति मार्गी टीका का परिणाम था। यह गीता की वेदांत की प्रवृत्ति मार्गी टीका का परिणाम था। सती प्रथा उन्मूलन का प्रथम प्रयास अकबर ने किया था तथा दूसरा प्रयास राजा राममोहन रॉय ने किया था। ठीक है, ये तो पता ही है सती प्रथा।
जिसको हटवाया था राजा राम मोहन रॉय ने, जो सबसे पहले अकबर ने किया, फिर बाद में राजा राम मोहन रॉय ने। दिनकर के अनुसार ब्रह्म समाज को ईसाइयत की तरफ केशव चंद्र सेन ने मोड़ा। ठीक है, ईसाइयत की तरफ किसने मोड़ा? केशव चंद्र सेन ने। दिनकर राजा राममोहन रॉय को विश्ववाद का प्रथम व्याख्याता मानते हैं। ब्रह्म समाज को दिनकर अद्वैतवादी हिंदू की संस्था कहते हैं। दिनकर तिलक को भारतीय राष्ट्रीयता का जनक कहते हैं। दिनकर दयानंद को विश्व मानवता का नेता कहते हैं। आप देखिएगा, दयानंद, सरस्वती, तिलक, इन सबके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। केशव चंद्र सेन की सलाह पर स्वामी दयानंद ने अपने प्रचार की भाषा हिंदी की। दिनकर आर्य समाज हिंदुत्व की खड़गधार कहते हैं। ठीक है, तो आर्य समाज को क्या कहते हैं? हिंदुत्व की खड़गधार। दिनकर रामकृष्ण परमहंस को प्रकृति का प्यारा पुत्र, हिंदू धर्म की गहराई और माधुर्य की प्रतिमा तथा भारत की सनातनता परंपरा का दैहिक रूप कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस को धर्म का जीता जागता रूप कहते हैं। रामकृष्ण को अनुभूति तथा विवेकानंद को व्याख्या कहा है। विवेकानंद को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का गीता का दूसरा आख्यान दिनकर के अनुसार लोकमान्य तिलक में किया। महर्षि अरविंद स्वर्ग का भूमिकरण करना चाहते थे। याद रखिएगा, स्वर्ग का भूमिकरण कौन करना चाहता था? महर्षि अरविंद। उनकी मूल थीम अतिमानस की अवधारणा अथवा अतिमानव का विकास है। केशव चंद्र सेन की सलाह पर स्वामी दयानंद ने अपने प्रचार की भाषा हिंदी की। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पहले अनुक्रम आता है, फिर लेखक का निवेदन आता है, प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, और प्रथम अध्याय भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। ठीक है, प्रकरण 1 भारतीय जनता की रचना, प्रकरण 2 आर्य द्रविड़ समस्याएं, प्रकरण 3 आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन। ये बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है ना। फिर द्वितीय अध्याय में कितने प्रकरण है? पहले में 3 है, फिर 7 है ना। पहला प्रकरण है बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, फिर जैन धर्म, और उसके अंदर ये सब प्रकरण आते हैं जो लिखा हुआ है ना, ये सब लिखा हुआ है इसमें, फिर अंदर उप प्रकरण आते हैं। ठीक है, उपशीर्षक आते हैं। फिर तीसरा है बौद्ध धर्म, चौथा वैदिक बनाम बौद्ध मत, पांचवा प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, छठवां बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव, और सातवां बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। ठीक है, तो ये 7 हो गए प्रकरण दूसरे अध्याय में। तृतीय अध्याय हिंदू संस्कृति और इस्लाम, 12 प्रकरण है। इसमें कौन कौन से पढ़ लेते हैं? पहले में हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म कुरान की शिक्षा, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, अमृत और हलाहल का संघर्ष, सिख धर्म, कला और शिल्प पर इस्लाम पर का प्रभाव, साहित्य और भाषा पर प्रभाव, अनाध्यात्मिक काव्य, उर्दू का जन्म, सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। ठीक है, तो ये आपके 12 प्रकरण हो गए। चतुर्थ अध्याय की ओर बढ़ते हैं। इसमें 17 प्रकरण है, सबसे ज्यादा प्रकरण इसी में है, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति और यूरोप। ठीक है, ये प्रकरण है। प्रकरण 1 में भारत में यूरोप का आगमन, पुर्तगाल। दूसरा शिक्षा में क्रांति। तीसरा ईसाई धर्म और भारतीय जनता, सौभाग्य की बात। चौथा हिंदू नवोत्थान। पांचवा ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय। छठवां महाराष्ट्र में नवोत्थान। सातवां आर्य समाज, स्वाभिमान का उदय। थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज। नवा धर्म के जीते जागते स्वरूप, परमहंस रामकृष्ण। 10वां कर्मठ वेदांत, स्वामी विवेकानंद। 11वां प्रवृत्ति का उत्थान, लोकमान्य तिलक। 12वां स्वर्ग का भूमिकरण, महायोगी अरविंद। भूमि का स्वर्गीकरण, महात्मा गांधी का प्रयोग। 14 विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मुस्लिम नवोत्थान। 16वां सर मोहम्मद इकबाल। और 17वां भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान एकता की राह। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये समाप्त हो जाता है। ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए, 2-3 बार आप इसको रिवीजन करेंगे ना तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ आपने भूमिका पढ़ ली। इसमें जो मुख्य तथ्य हैं वो भी पढ़ा दिया मैंने, इसका प्रकाशन, जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो सारी मैंने पढ़ा दी है। ठीक है, कोई डाउट हो, वीडियो कैसा लगा हो, तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इतनी एफर्ट कर रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगले अध्याय के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।